आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल बाय रामजी कुशवाहा पे। ध्यान से समझिएगा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने दिल्ली सल्तनत का जो महत्वपूर्ण शासक था बलबन, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और बलबन वह अंतिम व्यक्ति होता है दिल्ली सल्तनत का, खास करके गुलाम वंश का, जिन्होंने कि गुलाम वंश की सत्ता को कायम रखता है। उसके जस्ट 3 वर्ष के बाद ही लेटर ऑन 3 ईयर्स कैखुसरो, कैकुकाबाद और शमसुद्दीन कैमुस गद्दी पे बैठता है। लेकिन ये एक नाम मात्र का ही शासक बन के रहता है। 1290 ईस्वी में इसी के दरबार में काम करने वाला एक 70 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शमसुद्दीन कैमुस की हत्या कर देता है और 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी यानी गुलाम वंश के हटा करके नया खिलजी वंश की स्थापना करता है। जैसे इस खिलजी वंश की स्थापना होती है, उसको इतिहासकारों द्वारा खिलजी क्रांति के नाम से संबोधन किया जाता है। खिलजी क्रांति के नाम से संबोधन करने के पीछे कुछ तर्क इस प्रकार है कि जैसे जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के जो शासक हुए, खास करके ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, रजिया, बलबन, ये सब जो भी शासक हुए खुद को तुर्क कहे। और तुर्क में कैसा, तो इलवरी तुर्क। कैसा तुर्क? इलवरी तुर्क कहे। अब देखिए, इलवरी तुर्क खुद को ये कहता था कि हम अपर कास्ट के हैं। क्या हैं? अपर कास्ट के हैं। कहने का मतलब है ये जो इलवरी तुर्क है ये अपर कास्ट का होता है। लेकिन जैसे ही खिलजी, खास करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तब दिल्ली के गद्दी पे बैठता है तो खुद को कहता है कि हम लोअर तुर्क हैं। इस प्रकार से जो नस्ल आधारित, जो जाति आधारित एक शासक का परंपरा आ रहा था, उसको इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खत्म करता है और खिलजी क्रांति के आधार पर खिलजी वंश की स्थापना का नींव रखता है। तो यही है खिलजी क्रांति। अर्थात खिलजी क्रांति क्या है? तो खिलजी क्रांति है कि जाति व नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति, यानी कि जो उच्च वर्ग के तुर्क कहे जाने वाले इलवरी तुर्क के स्थान पर निम्न वर्ग के जाति अर्थात निम्न तुर्कों का शासन में आना, दिल्ली की सत्ता को अपने हाथों में ले लेना, यही खिलजी क्रांति का एक घोतक होता है। और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? तो ये 70 वर्ष की आयु में इस गद्दी पे बैठता है। तो इस प्रकार से जब खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है तो कुल मिलाकर के 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसके कुल 5 शासक होते हैं। जैसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना करता है। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के सबसे बड़े शासक होते हैं। और इसके बाद फिर शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में फिर ये वंश जो है धाराशाही हो जाता है। तो आइए इन सभी बातों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आइए, ये जो खिलजी वंश है स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है, 1290 ईस्वी में करता है। शमसुद्दीन कैमुस की हत्या करके करता है। और ये शमसुद्दीन कैमुस की जब हत्या कर देता है, तब ये जब खिलजी वंश सत्ता में आता है तो खिलजी क्रांति इसको इस आधार से कहा जाता है कि जाति और नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति हो जाता है, धर्म का अब राजनीति से अलगाव हो जाता है। अर्थात जो खलीफा का एक सत्ता दिल्ली के सुल्तानों के मध्य चले आ रहा था, इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान कहा। इल्तुतमिश ने क्या कहता है? सुल्तान की उपाधि लेता है और खिल्लत प्राप्त करता है। खिल्लत प्राप्त करता है किससे? तो खलीफा से खिल्लत प्राप्त करता है 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से यह क्या करता है? खिल्लत प्राप्त करता है। तो अब धर्म का राजनीति से हम अलगाव देखते हैं। साथ ही प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया जाता है। अब जब प्रतिभा के आधार पर अधिकारियों का चयन होगा तो ऑब्वियस सी बात है शासन में क्या होगी? तो शासन उसका जो है चुस्त और दुरुस्त होगा। यही कारण है कि जब हम फिरोज खिलजी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी का काल हम देखते हैं तो निरंकुशता का भाव हमको दिखने का आता है। तो इस प्रकार से प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन होने लगता है। प्रशासन में अब भारतीय, मुसलमान एवं मंगोल भी शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रशासन का पेरीफेरी होता है उसमें अन्य भी लोगों को शामिल किया जाता है।
केवल तुर्क या केवल मंगोल ना हो करके जो भारतीय मुसलमान है उसको भी अब इसमें जगह दिया जाता है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कुछ इसका व्यक्तिगत परिचय के साथ कुछ अन्य बातों को देखें, इन्होंने क्या क्या काम करता है। तो अगर हम व्यक्तिगत परिचय का बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है कुल मिलाकर के ये बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक भी था और साथ ही मंगोल को इन्होंने कई मर्तबा हराया है। तो मंगोल से जब मुठभेड़ होता है तो उसको हराने का क्या है तो अनुभव प्राप्त है। साथ ही बलबन के कार्यकाल में इसका राजनीतिक उत्थान हमको देखने को मिलता है। उसके बाद जो कैकुकाबाद होता है, ये कैकुकाबाद खास करके बलबन के बाद कैखुसरो के बाद कैकुबाद आता है। ये कैकुकाबाद के समय में इसको समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहाँ का? समाना का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और सर-ए-जहांदार इसका मतलब होता है शाही अंगरक्षक। तो शाही अंगरक्षक या सर-ए-जहांदार किसको नियुक्त किया जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है कैकुबाद इसको शाइस्ता खां की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? शाइस्ता खां की उपाधि देता है। इसके अलावा 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा जो किलखरी भवन का निर्माण किया गया था। किसका? किलोखरी, समझ गए? ये दिल्ली के बगल में है। किलोखरी कहाँ है? ये दिल्ली के पास है, समझ गए? तो ये कैकुबाद में किलोखरी भवन का निर्माण करवाया था और वहीं पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करता है। कुल मिलाकर के कैकुबाद के बाद वाले शासक की मर्स होती है, इसको हत्या कर देता है और अपना राज्याभिषेक करवाता है। उस समय इसकी आयु 70 वर्ष की होती है और दिल्ली के बगल में जो किलोखरी का महल होता है और उसी इलाका को ये अपनी राजधानी भी घोषित कर देता है। इसके अलावा जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जब 70 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति गद्दी पे बैठेगा तो वो 40 साल के लौंडा की तरह वो काम नहीं करेगा, काम भी करेगा। तू भी खुश, मैं भी खुश, सब भी खुश। कहने का मतलब है वो रक्त और लौह की नीति जैसा कि बलबन ने अपनाया था वैसे नहीं अपनाएगा। और कल हमने बात किया था कि जर्मनी का जो बिस्मार्क है वो कहता है नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजॉरिटी व्हाट आर द ग्रेट क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बट बाय द ब्लड एंड आयरन। अर्थात तलवार डिसाइड करेगा कि राज्य की सीमा क्या होगी। उसी प्रकार से बलबन भी रक्त और लौह की नीति को अपनाता है। तो इस नीति को त्याग करके अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। मतलब हम किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन याद रखने वाला बात है कि ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रामचंद्र देव कहाँ का शासक रहता है? देवगिरी का शासक रहता है। तो उसको ये हराता है। तो कुल मिलाकर के ये भी थोड़ा बहुत काम करता है। मतलब सैनिक अभियान ये भी क्या होता है? रामचंद्र देव को हराता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे एक शासक होते हैं सर जॉन शोर। कौन? सर जॉन शोर। ये जो जॉन शोर होता है ये भी अहस्तक्षेप की नीति को फॉलो करता है। आगे चलते हैं। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1292 ईस्वी में जब गद्दी पे बैठा रहता है तो उसी समय मंगोलों का आक्रमण होता है। पहला नेता रहता है अब्दुल्ला। कौन रहता है? मंगोलों का नेता अब्दुल्ला। और उसके बाद हलाकू का पुत्र उलुग खां। ये दोनों का आक्रमण होता है बारी बारी से। पहले अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण करता है, फिर हलाकू के बाद उलुग खां के नेतृत्व में ये मंगोल जो है भारत पे आक्रमण करते हैं, दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। और उस समय ये कौन रहता है सत्ता में? तो फिरोज खिलजी रहता है जलालुद्दीन की उपाधि लेकर के। बात को समझिए। अब ध्यान से समझिएगा। जब मंगोलों यहाँ पे आक्रमण करता है तो ये जो फिरोज खिलजी होता है उस समय ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है और मंगोल को दिल्ली अच्छा लग जाता है। यही कारण है कि उस समय लगभग 4000 मंगोल ने मुसलमान धर्म को अपना लिया। मतलब 4000 मुसलमान जब दिल्ली में आता है तो वो इस्लाम धर्म को अपना लेता है और वहीं पे एक नए नगर खास करके मंगोलपुरी का स्थापना करता है। अभी भी आप दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली के आउटर इलाका में है मंगोलपुरी। बात को समझे। तो मंगोलपुरी आज के समय भी एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है। और इस प्रकार ये जो 4000 मंगोल हैं
वो अब इस्लाम धर्म कबूल करके नया मुसलमान बन गए हैं। इसी को नवीन मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान जो 4000 मंगोल था वो इस्लाम धर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन तो उसकी उपाधि है। आइए इन सभी बातों को एक बार राउंड अप किए जाता हूँ और हम अपना जो टॉपिक है इसको यहाँ खत्म करते हैं। खिलजी वंश। तो खिलजी वंश किस वंश के बाद आता है? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। जैसे कि हमने एक ट्रिक कहा था, गुल खिले तो सांस लो, सांस लो। अर्थात गु से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? गुलाम वंश कंप्लीट कर चुके थे कल। आज हमारा टॉपिक है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश में जो अंतिम शासक होते हैं शमसुद्दीन कुमर्स, इसकी हत्या करके ये फिरोज खिलजी गद्दी पे बैठता है और जलालुद्दीन की उपाधि लेता है। ये जलालुद्दीन क्या है? इसका ये उपाधि होता है। बात को समझे, आगे चलते हैं। अब जब ये खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है तो इसको खिलजी क्रांति की इतिहासकारों द्वारा संज्ञा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलबरी तुर्क होता है खुद को अपर कास्ट घोषित करता है, लेकिन ये जो खिलजी होते हैं खुद को लोअर कास्ट होते हैं, लेकिन होता दोनों तुर्क है। तो अपर उच्च कहे जाने वाले तुर्कों के स्थान पर जब निम्न तुर्कों का दिल्ली की गद्दी पे शासन प्रारंभ होता है तो इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। साथ ही इसके कुछ और भी तत्व हैं, जैसे कि जाति व नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति होता है, धर्म से राजनीति की यहाँ पे अलगाव होता है, प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन किया जाता है और प्रशासन में अब भारतीय मुसलमान साथी मंगोल को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है और राज्य के प्रशासन को चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद हबीब एक इतिहासकार हैं। उन्होंने ये खिलजी क्रांति को नगरीय क्रांति कहा है। मतलब तुर्कों का जो आगमन भारत में होता है उसको नगरीय क्रांति का आगमन दिया है। लेकिन जो अलाउद्दीन का काम है, अलाउद्दीन खिलजी जो किया है उसको इन्होंने ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दिया है। तो ये पीटी के क्वेश्चन के नजरिए से, साथ ही मेंस के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि हबीब जो है वो नगरीय क्रांति की संज्ञा किसको देता है? तो तुर्कों के आगमन को। बात समझे। लेकिन ग्रामीण क्रांति की बात ये करते हैं मोहम्मद हबीब। ये किसके कालखंड में? तो खास करके अलाउद्दीन खिलजी जो काम करता है उसको ये नगरीय क्रांति का संज्ञा देते हैं, मतलब ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देते हैं। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो काम करता है उसको ग्रामीण क्रांति की संज्ञा देते हैं, जबकि ओवरऑल तुर्क जो काम करता है उसको नगरीय क्रांति की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन है? मोहम्मद हबीब है। आगे चलते हैं। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पे बैठ जाता है 70 वर्ष की अवस्था में, तो उससे पहले इसका व्यक्तिगत परिचय देख लेते हैं। बलबन के कार्यकाल में एक सेनानायक रहता है और कई मर्तबा मंगोल को ये हराए रहते हैं। उसके बाद राजनीतिक उत्कर्ष का बात करें तो कैकुबाद, खास करके कैखुसरो के बाद, बलबन के बाद आता है कैखुसरो, कैखुसरो के बाद आता है कैकुबाद। कैकुबाद के समय में ये समाना का सूबेदार होता है। इस समय इसको सर-ए-जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक नियुक्त किया जाता है। साथ ही शाइस्ता खां की उपाधि देता है कैकुबाद। इसके अलावा 1290 में कैकुबाद द्वारा एक भवन का निर्माण किया गया था किलोखोरी में, और यहीं पे इन्होंने जलालुद्दीन की उपाधि लेकर के अपना राज्याभिषेक करता है और ये खिलजी वंश की स्थापना करता है और राजधानी किलोखोरी को ये बना लेता है। इसके बाद हम बात करें तो बलबन की रक्त और नीति को ये त्याग देता है। जैसा कि हमने बात कहा था कि जर्मनी ने रक्त और रौह की नीति अपनाया था बिस्मार्क, उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में बलबन को व्यक्ति है जो कि रक्त और रौह की नीति को अपनाता है, इसको त्याग करके और हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। ये व्यक्ति रहता है फिरोज खिलजी। साथ ही एक खंड ये अभियान भी करता है, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर ये अभियान भी करता है। इसके अलावा 1292 में मंगोल का आक्रमण भारत पे होता है। पहला आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में, जबकि दूसरा आक्रमण उलुग खां हलाकू का पौत्र रहता है, पोता रहता है, उसके नेतृत्व में होता है। और इसी समय हम देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोल जब भारत पे आते हैं तो 4000 से अधिक मंगोल इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और मंगोलपुरी नगर की स्थापना करवा लेते हैं, दिल्ली में ही है, और ये नवीन मुसलमान कहलाते हैं। तो पीटी के क्वेश्चन के नज़र से आपको ये कहेगा कि नवीन मुसलमान कौन कहलाते हैं? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में जो मंगोल यहाँ पे भारत आता है वो नवीन इस्लाम धर्म को अपनाता है और यही नवीन मुसलमान कहलाता है। याद रखिएगा, और हस्तक्षेप की नीति,
और हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत में व्यक्ति कौन रहता है, शासक कौन रहता है, फिरोज खिलजी। लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे सर जॉन शोर गवर्नर जनरल है, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को फॉलो किया था। तो आज मेरा ये टॉपिक था खिलजी वंश का पहला, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसको हम खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं, ठीक, इस सभी बातों को हमने आज देखा। फिर मिलते हैं कल, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, इससे क्वेश्चन मिलता है। मिलते हैं कल, इस वीडियो में इतना, धन्यवाद, थैंक यू।